बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पहले शुरू किए गए पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ, इसका हम लोग आज कविता से के अंतर्गत तीसरा प्रश्न करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रश्न पूरा किया था और आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट करो। और इसमें जो सबसे पहला दिया हुआ है, यहाँ पे पंक्ति दी हुई है कविता की, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो ये पंक्ति दी हुई है और यहाँ पर इसका आशय स्पष्ट करना है। तो बच्ची माँ से कहती है, तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। प्रश्न 3 उत्तर 3 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका उत्तर है कि बच्ची माँ से कहती है कि जो छोटी बच्ची है वो बच्ची माँ से कहती है कि वह सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती है। वह सदा सबसे छोटी, हमेशा सबसे छोटी बनी रहना चाहती है। सबसे छोटी बनी रहना चाहती है, जिससे वह अपनी माँ के माँ के आंचल की छाया में रह सके। वह अपनी माँ के आंचल की, जिससे वह अपने माँ के आंचल की छाया में रह सके, यदि वह बड़ी हो जाएगी, तो उसका साथ माँ से छूट जाएगा। तो उसका साथ माँ से छूट जाएगा। यदि वह बड़ी हो जाएगी तो उसका साथ माँ से छूट जाएगा। माँ उसका सदा हाथ पकड़े, माँ उसका सदा हाथ पकड़े, उसके साथ दिन रात, नहीं फिर पाएगी। अतः वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। हमेशा माँ का साथ चाहती है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है कि अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं, जिससे पता चले कि माँ का जो है साथ, बच्चे का साथ माँ के बहुत करीब होता है। तो यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ हैं जो बच्चे जो है
उससे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। चौथा प्रश्न है, माँ की गोदी में सोना। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा माँ की गोदी चाहते हैं और माँ की गोदी में ही सोना चाहते हैं। माँ का आंचल पकड़कर फिरना, घूमना, जहाँ जहाँ माँ जाएगी वहाँ वहाँ उसका आंचल पकड़कर वो फिरेंगे, घूमेंगे। माँ का आंचल पकड़कर फिरना, माँ का आंचल पकड़कर फिरना, माँ के हाथों से ही कुछ भी खाना, माँ के हाथों से ही खाना, उससे ही नहाना धोना व सजना संवरना, उससे ही नहाना धोना व सजना संवरना और परियों की कहानियाँ सुनना और परियों की कहानियाँ सुनना आदि इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। तो कविता के आधार पर ये सारी स्थितियाँ हैं जिससे पता चलता है बच्चे का माँ के नज़दीक होना। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे कविता से आगे का प्रश्न। कविता से आगे के प्रश्न में पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न, यहाँ कविता से का चारों प्रश्न पूरा हो गया है। तो अब यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती हैं। तो सभी बच्चे की माँ जो है कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिन्हें सभी बच्चे की माएँ करती हैं। जैसे वह हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती। जब वो बहुत छोटे होते हैं वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती है। वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, अपने हाथों नहलाती धुलाती और तैयार करती है। वह हमें खाना खिलाने के बाद मुंह हाथ धोकर पोंछ कर हमें सजाती संवारती है और वह हमें परियों की कहानी सुनाती है और मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है तथा अच्छी बातें सिखाती है और गृह कार्य कराते हुए पढ़ाती है। तो बहुत सारे बच्चों की जो है कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ये सभी बच्चे जो है इसे कुछ चीज़ें इसमें बहुत सारी सामान्य हैं जो ज़्यादातर माएँ करती हैं। तो तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है, ये बच्चों को खुद से लिखना है इसके बारे में। और इसमें 3-4 काम जो है वो ज़रूर लिखेंगे बच्चे सभी। और अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। तो इसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कविता से आगे। हेडिंग हम लोग डालेंगे यहाँ पे कविता से आगे का प्रश्न 2। पहला प्रश्न बच्चे स्वयं से करेंगे।
कविता से आगे, इसी में आगे पद जोड़ दे रहे हैं, कविता से आगे। तो यहाँ पे उत्तर 1 जो है छात्र स्वयं करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे दूसरे प्रश्न से। तो यहाँ पर उत्तर 2 से हम लोग शुरू करेंगे, और उत्तर 2 में हम लोग लिखेंगे कि माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है, माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है, बड़ा बना देती है, तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब उसका साथ छोड़कर, तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में। इसमें पूछा गया है कि माँ बच्चे को बड़ा बनाकर छलती है। तो माँ बच्चे को बड़ा बना देती है, तब उसका साथ छोड़कर कामों में लग जाती है, अपने काम करने लग जाती है, कामों में लग जाती है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है। तब वह उसे न तो नहलाती धुलाती है, तब वह न तो उसे नहलाती धुलाती है, और न अपने हाथ से खाना खिलाती है, न अपने हाथ से खाना खिलाती है, न अपने हाथ से खाना खिलाती है, न परियों की कहानी सुनाती है, और न परियों की कहानी सुनाती है। उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है, खिलौने नहीं देती है। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है, तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है, माँ उसे छलती है। तो इस तरह से यह पाठ में कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ उसे छलती है। और अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, या दूसरा प्रश्न हम लोगों ने किया है, और अब तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे, जिसमें कि प्रश्न है कि उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो यहाँ पे उन क्रियाओं को गिनाना है जो एक माँ अपने बच्चे या बच्ची के लिए करती है। तो उत्तर 3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कविता से आगे का। माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, माँ
अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है। आंचल पकड़ कर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है। आंचल साथ साथ रखती है। साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है। नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है। नहलाती है, सजाती संवारती है। खिलौने देती है और परियों की कहानी सुनाती है। खिलौने देती है और परियों की कहानियाँ सुनाती है। परियों की कहानियाँ सुनाती हैं। अच्छी तो इस तरह से यहाँ पर माँ जो है अपने बच्चे को सुलाती है, कहानी सुनाती है। अब हम लोग यहाँ पर अनुमान और कल्पना का प्रश्न करेंगे। इसमें जो है ये सभी प्रश्न का उत्तर बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है यहाँ पर कि इस कविता के अंत में कवि ने माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है। चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो इसके बारे में छात्रों को लिखना नहीं है। कवि माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि चंद्रोदय का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। बच्चे प्रायः माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने की जिद करते हैं, इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चांदनी रात में बहुत ही ठंडक रहती है, लगती है, जो आँखों को सुकून देती है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात इसीलिए की है। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र जो मन में उभरता है, वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। तो यहाँ पर एक बच्ची का चित्र उभरता है, वो और क्या क्या करती होगी, तो इससे जो है एक कहानी की रचना करना है और इससे जो है इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि क्या कहानी बन सकती है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कहानी की रचना करना है, तो इसे स्वयं छात्र करेंगे। तो इसके बारे में नहीं लिखना है। इसके बारे में जो है कहानी एक उसके आगे क्या होता है, बच्ची और क्या क्या करती होगी, तो इसके बारे में कल्पना करना है। और तीसरा प्रश्न है माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है। कुछ मौक़ों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर,
या त्यौहार के दिन, इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है, सोचो और लिखो। तो यहाँ पर जो है ये सभी बच्चे अपने आप से सोचेंगे और लिखेंगे, क्योंकि ये सभी का अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए जो है किसी किसी के यहाँ काम करने में सहयोग देने वाले भी लोग होते हैं, कोई कोई माँ अकेले सब करती है। तो इस तरह से सबके ये उत्तर इसका सबका अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग इसको ये सभी छात्र खुद से इसे करेंगे। तो अनुमान और कल्पना का सभी प्रश्न जो है छात्र खुद से सोचेंगे, अनुमान लगाएंगे और लिखेंगे। तीसरा प्रश्न लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे भाषा की बात। और भाषा की बात में दिया है पहला कि नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ और उनमें क्या फ़र्क है, जो है ये बताना है कि उसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ। तो हम लोग अब भाषा की बात करेंगे। कल्पना की, अनुमान और कल्पना का सभी प्रश्न समझा दिया गया है। तो उसे बच्चे 2 प्रश्न केवल सोचना है, अनुमान लगाना है, और तीसरा प्रश्न अपने से करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात का उत्तर 1 है यहाँ पर, और इसमें करना है कि नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फ़र्क है। जैसा कि यहाँ पे स्नेह दिया है, तो स्नेह जो है वो छोटे के लिए प्रेम होता है। स्नेह छोटों के लिए प्रेम, ये स्नेह होता है। और प्रेम जो है वो छोटे बड़े सभी के लिए, छोटे बड़े सभी के लिए प्रेम। और अब है इसके बाद शांति। और शांति है जो है हलचल न होना, कुछ शोर न होना, कोई क्रियाकलाप न होना, केवल शांत रहना। और सन्नाटा यहाँ पर है। सन्नाटा का मतलब होता है वातावरण में चुप्पी होना, वातावरण में चुप्पी होना। और अब है यहाँ पर धूल कहते हैं मिट्टी को। मिट्टी का जो पाउडर जैसा होता है उसको धूल कहा जाता है, जो उड़ता भी है। धूल यानी कि मिट्टी। और अब है राख कहते हैं लकड़ी या कोयले के जलने के बाद बचा पदार्थ। राख, लकड़ी या कोयले के बाद, ये एक उदाहरण है। और भी चीज़ें हैं जो जलने के बाद राख हो जाती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि खाली लकड़ी या कोयला ही हो। लकड़ी या कोयले आदि के जलने के बाद बचा पदार्थ, जलने के बाद बचा पदार्थ। और अब है ग्रह। एक ग्रह होता है, एक ग्रह होता है। तो ग्रह यानी कि नक्षत्र, बहुत सारे ग्रह हैं, नक्षत्रों को ग्रह कहा जाता है। और गृह कहते हैं घर को, गृह कहते हैं घर को। और अब है निधन अर्थात मृत्यु। निधन अर्थात मृत्यु। और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। निधन और निर्धन जिसके पास धन न हो, अर्थात गरीब।
गरीब को निर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इतना हम लोगों ने किया है। और अब यहाँ पर समान और सामान, इन दोनों में क्या अंतर है ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग लिखा गया है। तो इसमें एक है समान। समान कहते हैं एक बराबर को। समान का अर्थ होता है बराबर, इक्वल जिसको बोलते हैं। और सामान, सामान वस्तु को बोलते हैं। सामान यानी वस्तु। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पर ये प्रश्न। और अब हम लोग प्रश्न 2 करेंगे। कविता में दिन रात शब्द आया है। यहाँ पर कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। दिन जो है वो रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोच कर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। तो यहाँ पर आना जाना जो है इसका हम लोग वाक्य बनाएंगे। तो उत्तर 2 में हम लोग करेंगे यहाँ पे आना जाना। ये बहुत ही आसान है, सभी बच्चे खुद से इसे कर सकते हैं। आज त्योहार के दिन मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। आज त्योहार के दिन मेहमानों का आना जाना लगा है। तो जो शब्द दिया गया है इसी का प्रयोग हमें वाक्य में करना है। और अब है दूसरा छोटा बड़ा। छोटा बड़ा, हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अब है यहाँ पे जीवन मरण। जीवन मरण, जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। और अब है अपना पराया। अपना पराया, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, सब बराबर हैं। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, सब बराबर हैं। और अब है लाभ हानि। लाभ हानि, व्यापार में लाभ हानि लगा ही रहता है। व्यापार में लाभ हानि लगा ही रहता है। और अंतिम है यहाँ पर भला बुरा। भला बुरा, हमें भला बुरा देखकर ही कार्य करना चाहिए। हमें भला बुरा देखकर ही कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रश्न 2 में जितने भी शब्द दिए हैं ये जो है विलोम पद हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोच कर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हो। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाना है। और यहाँ पे कुछ करने को दिया है, अगर बच्चे रुचि रखते हों। कक्षा में बच्चों को उनकी मर्ज़ी से 2 समूह में रखें। ये कक्षा कार्य है, इसलिए यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है।
तो आज हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा किया और सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में पूरा करेंगे और कविता को सुंदर ढंग से पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर कविता से के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को करेंगे, फिर कविता से आगे का अनुमान और कल्पना का समझना है और एक प्रश्न लिखना है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।